हाय। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बॉन्ड के बारे में। मैं जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉन्ड मार्केट की बात करूँगा। और बॉन्ड मार्केट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आपने सुना होगा यूएसए के बॉन्ड मार्केट के बारे में, जिन्होंने हलचल मचा के रखी हुई थी। आखिर में ये बॉन्ड मार्केट काम कैसे करता है और किस तरह से किसी कंट्री को कितना फायदा होता है बॉन्ड मार्केट से और कितना घाटा भी हो सकता है, इन सभी पहलू को समझेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो आपके लिए, जिसमें आपको ये समझ में आएगा किस तरह से बॉन्ड मार्केट काम करती है और किस तरह से ये आपको आपकी कंट्री को बेनिफिट देती है, किसी और कंट्री को बेनिफिट देती है। और यहाँ पे बहुत समझने की ज़रूरत होगी कि यूएसए की बॉन्ड मार्केट क्या कर रही है और किस तरह से वो आगे जा रही है या कोलैप्स होने वाली है। ये सब चीज़ के बारे में इसमें समझेंगे, तो बने रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एज वेल एज हमारी निफ्टी मार्केट के लिए, कि हमारी मार्केट आगे चल करके किस तरह से रिएक्ट करने वाली है अगर ऐसा कुछ होता है बॉन्ड मार्केट को लेकर के, कि आखिर में बॉन्ड काम कैसे करता है। देखिए, जब भी कोई कंट्री को डेवलपमेंट का काम करना होता है उस कंट्री के लिए, तो सबसे पहले कंट्री के जो गवर्नमेंट होती है वो अपने जो लिए हुए टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट जनता से, उसका पैसे का यूज़ करती है किसी भी तरह के डेवलपमेंट के कार्य में, जैसे कि रोड बनाना हुआ, जैसे कि ब्रिजेस बनाने हुए। तो उन सभी के लिए टैक्सेस के पैसे पहले यूज़ करती है। लेकिन क्या टैक्सेस के जो मनी होती है, जो अमाउंट होता है, क्या वो सफिशिएंट होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए? नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए कंपनी बैंक्स के पास जाती है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास में जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में जाती है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में जाती है। अब बैंक के पास जाना गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है, डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता जो होता है वो होता है रिटेल इन्वेस्टर से कैसे पैसा लिया जाए, मतलब जनता से कैसे पैसा लिया जाए, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैसे पैसा लिया जाए। तो इसके लिए एक टर्म आता है बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कैसे जारी किया जाता है? बॉन्ड जो है, कभी भी गवर्नमेंट डायरेक्ट जारी नहीं करती। बॉन्ड जारी करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कराना पड़ता है आरबीआई के पास में, मतलब किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक उस प्रोजेक्ट को देखते हुए क्या अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड्स जारी करता है। वो बॉन्ड्स पब्लिश होते हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में, मीडिया में। और उस बॉन्ड को फिर लेने के लिए एक डेट दी जाती है, जिसमें जिसका जिसका एक ओपनिंग डेट होती है और एक क्लोजिंग डेट होती है। इन दोनों के बीच में छोटे बॉन्ड्स होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट के लिए बॉन्ड होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बॉन्ड होते हैं, जिनकी अवधि 3 साल से लेकर 15-20 सालों तक भी होती है। अब इसमें जो है, जब ये ओपन हो जाता है मार्केट में, तो उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं। और दूसरे रिटेल इन्वेस्टर भी बॉन्ड खरीद सकते हैं अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और तीसरा जो होता है वो बैंक से भी बॉन्ड्स खरीदते हैं इसमें। इसके अलावा बाहर की कंट्री के भी लोग, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं, वो भी किसी और कंट्री में ये बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये बॉन्ड्स आखिर में रिटेल इन्वेस्टर या फिर ये इंस्टीट्यूशंस क्यों लेते हैं, क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो बॉन्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसको कहा जाता है बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है किसी भी तरीके से। जैसे कि आप एफडी का नाम सुने होंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग पहले बहुत प्रेफर करते थे एफडी, पीएफ, पीपीएफ, ये सारी चीजें पहले प्रेफर किया थी, क्योंकि वहां पर उनको पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बाद में, चाहे वो 5% हो, 7% हो, 10% हो, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है जो लोग कंसिस्टेंटली काम करते थे पहले उनके लिए। लेकिन आज की भागादौड़ी में लोग बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। जब स्टॉक मार्केट का जमाना आ गया, निफ्टी का जमाना आ गया, एनएससी मार्केट चलने लगी, तो उसमें लोग एक साथ में बहुत ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। क्रिप्टो का जमाना आ गया। तो इस इसके तहत अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सेफ इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो इस टाइम में बॉन्ड का नाम आता है। अब बॉन्ड पे सबसे पहला बेनिफिट ये होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया जाता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे हर किसी को एक तरह से ट्रस्ट होता है, क्योंकि वो उसी कंट्री में रह रहे हैं, या फिर पीछे के कई सालों से जो दूसरी कंट्रीज देखती आ रही है उनके बेस पर पे उस कंट्री में लोग पैसा लगाते हैं। अगर हम बात कर लें कि आखिर में बॉन्ड में पहला इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर क्यों आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में लग रहा है, तो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होगा, चाहे 10 साल में नहीं तो 15 साल में हो जाएगा। दूसरा क्या होता है सबसे बड़ा बेनिफिट, कि यहाँ पे जो रिटर्न ऑन ऑन इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स रहता है, मतलब उतना तो मिनिमम मिलना ही है।
8%, 10%, 12% जो भी होता है मिनिमम, मतलब जो होता है वो 8% होता है किसी प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट देती है, जो कि चेंज भी हो सकता है, 7% से 8% भी हो सकता है। तो अब ये एक फिक्स परसेंटेज है, जब आपने बॉन्ड खरीदा उसमें जो आपको परसेंटेज दिया गया है वो हमेशा आपको मिलेगा। और जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स होते हैं उसमें तो हर 3 साल में कुछ अमाउंट भी गवर्नमेंट आपको देती है। तो इसलिए कुल मिलाकर के ऐसे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं। इसलिए सारे के सारे हर तरह के इन्वेस्टर जो होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या किसी और कंट्री के इन्वेस्टर्स हो, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं या किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने ये समझ लिया क्यों यहाँ पे इसमें बॉन्ड में लोग पैसे लगाते हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि जो यूएसए के बॉन्ड्स के बारे में काफी बातें हो रही, वो क्यों हो रही है? आपको पता है क्या कि 36 ट्रिलियन डॉलर का लोन जो है यूएस के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम जापान की बात कर लें तो जापान पे करीब करीब 10 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन है। और ये सारे लोन आते कहां से हैं? आखिर में जब बैंक यूएसए जो है, अगर वो पैसा किसी से लेना चाहता है, वो तो यूएसए सबको पैसे दे रहा है यूएन के थ्रू, पूरे वर्ल्ड में दे रहा है। अब यूएस को पैसे कैसे आ रहे हैं? यूएस को पैसे इन बॉन्ड्स के जरिए आ रहे हैं। यूएस जब कोई बॉन्ड जारी करता है तो उसकी कंट्री के लोग तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते करते हैं। इसके अलावा चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडिया, ब्राजील और डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो यूएस के बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो आज के टाइम में देखा जाए सबसे ज्यादा जो यूएस के बॉन्ड्स अभी कैरी करता है, वो होल्ड करता है, वो है चाइना, जो कि अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से उसने बेचना शुरू किया है। इसके बाद में नंबर आता है जापान का, उसने भी काफी कुछ बॉन्ड्स अभी ले रखे हैं। तो अब आप ये देखिए, इन कंट्रीज के ऊपर इस तरह का जो बॉन्ड के थ्रू लिया हुआ लोन है वो 36 ट्रिलियन डॉलर यूएस के ऊपर है, जिसकी वजह से ट्रंप इतने सारे टैरिफ की बात करते हैं, जिसकी वजह से ट्रंप इस लोन को कम करने के लिए अपने अपने कंट्री को एक्सपोर्ट कंट्री बनाना चाहते हैं, इन स्पाइट ऑफ इंपोर्ट कंपनी, जो कि इनकी यूएसए इंपोर्ट ज्यादा करती है, एक्सपोर्ट कम करती है। अब तीसरी चीज समझने की बात यह है कि एक यूएसए केवल और केवल इन लोन्स का इंटरेस्ट ही 8 ट्रिलियन डॉलर एवरी ईयर पे कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक कंट्री को डेवलपमेंट के लिए तो पैसे चाहिए, साथ में अगर इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है 8 ट्रिलियन डॉलर, तो वो कंट्री कहां से प्लस में आएगी और कब प्लस में आएगी? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज ये एक कंट्री की इकोनॉमी है, तो इसलिए इसको टाइम लगता है रिकवर होने में, कभी कभी टाइम लगता है और कभी कभी नहीं भी होती है। तो आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे इंडिया है, जीडीपी का जो है करीब करीब 83% जो है वो लोन रखती है। चाइना जो है अपने जीडीपी का कम से कम 96% लोन लेके चलता है। अब हम ये समझते हैं कि लोन्स जो हैं, बॉन्ड के रूप में हो या डायरेक्ट लोन हो, वो लोन्स कैसे हमें कोई कंट्री को रखना चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने में जो उसका कॉस्ट लागत आ रही है, वो कभी भी या तो इक्वल हो किसके, वैल्यू ऑफ लोन्स के, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ लोन से ज्यादा होना चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लोन वैल्यू ऑफ लोन का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है, मतलब वैल्यू ऑफ लोन्स जो हैं वो आपके ज्यादा हो जाते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम दिखता है, तो वहां पर सोचने की बात होती है। ऐसे केसेस में क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ कंट्रीज के बारे में पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपने सुना होगा, श्रीलंका की क्या हालत हुई। इसके अलावा दूसरी जो कंट्री अगर आप देखते हैं वो घाना की, आपने देखा होगा क्या हालत हुई 3 साल पहले। वो सारे रीजंस क्या थे? क्योंकि इन कंट्रीज ने बॉन्ड के नाम पे जो लोन्स अलग अलग कंट्री से और यूएन से और वर्ल्ड बैंक से जो उठाए थे लोन्स, और बॉन्ड के थ्रू जो लोन्स उठाए थे, वहां पर ये रीपे करने के लिए हाथ खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे केसेस में जो पैसे नहीं जमा कर पाते या रीपे करने की क्षमता रख पाते हैं कंट्रीज, उनको डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये छोटी कंट्रीज थी, इनके डिफॉल्ट होने से इतना बड़ा लोन का अमाउंट नहीं था जिससे प्रॉब्लम हुई। लेकिन आप सोचिए, अगर यूएसए जैसी कंट्री डिफॉल्ट करती है आने वाले सालों में, या फिर जापान जैसी कंट्री डिफॉल्ट करती है आने वाले सालों में, फिर क्या हालत होगी इस पूरे पूरे वर्ल्ड की? तो सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, जो अभी सबसे बड़ा
जो डेट पे अभी कंट्रीज हैं वो है चाइना, जापान, यूएसए एंड इंडिया। ये सारी जो कंट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा डेट पे हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर ले यूएस की, वो 37 ट्रिलियन डॉलर के करीब करीब है। और अगर जीडीपी की बात करें तो 37 ट्रिलियन डॉलर इनका डेट हो गया। एंड जीडीपी जो है इनकी 30 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। और यही बात चाइना की अगर देख ले, 20 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी इनकी है। जापान की जो जीडीपी है 4 ट्रिलियन डॉलर की है, और इनके ऊपर लोन जो है बॉन्ड के थ्रू वो 10 ट्रिलियन डॉलर का है। इंडिया की जो जीडीपी है वो 4.25 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और इनके ऊपर लोन जो है करीब 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर का है। तो इस तरह से आप देखेंगे जीडीपी, जिस सभी कंट्री की जीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं कम है अगर हम कंपेयर करें उनके लोन के बेस पे। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मुद्दा है, सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में अगर आप किसी से लोन लेते हैं उनको रीपे भी करना होता है, और रीपे का जो अमाउंट है अलग अलग कंट्री के लिए वो इतना ज़्यादा होता है कि वो फिर से पैसे कहाँ से आए। तो आज के टाइम में अगर देखा जाए बॉन्ड मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो करीब करीब 140 ट्रिलियन डॉलर हो बन चुकी है। मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो बॉन्ड का मतलब एक तरह से उधारी ही होता है, लोन होता है, जिससे बहुत सारी कंट्रीज को बचना जरूरी होता है। अब इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में सोचते हैं कि आखिर में आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर से पहले अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 आने का चांसेस बनता है, मैं आज 1-2 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले 50 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सिचुएशन होने में टाइम लगता है। बहुत सारी कंट्रीज आपस में बातें करती हैं, उसके बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर आदमी अपने हाथ खड़ा कर देता है और फिर बौखलाहट में कुछ ऐसा कदम उठाता है जिससे सारी कंट्री, पूरा वर्ल्ड जो है 2 पार्ट में बढ़ जाता है और वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले बहुत तरह की वॉर होने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ बॉन्ड मार्केट। अब ये बॉन्ड मार्केट में क्या होगा कि जिस तरह से ट्रम्प ने टैरिफ को लेकर के एक जंग छेड़ दी। एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रम्प जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो एक लेवल पे सन की मानसिकता दिखाता है कि नॉट नॉर्मल वे टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। क्योंकि जब कि आप किसी देश के प्रेसिडेंट हैं, आप लीडर हैं किसी देश के, और आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशन कराना है, तो इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए आपको अपने अंदर का ईगो नहीं दिखाना है दूसरी कंट्रीज को। आपको इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए लोगों के साथ बैठना होता है, उनके साथ में अपनी चीज़ों को साझा करना होता है, उनकी चीज़ों को भी सुनना होता है, उसके बाद में आप टैरिफ लगाते हैं। या फिर कुछ लोगों के साथ में रिक्वेस्ट मोड में, कुछ लोगों के साथ में उनके कुछ अपनी शर्तों के साथ में आप कर सकते थे। लेकिन आपने जिस तरह से पूरे वर्ल्ड को एक तरह का एक तरह का नाटक का मंच बना दिया, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में क्रिएट हो गए, सिर्फ और सिर्फ आपके एक्टिंग और ये नाटक की वजह से। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब टैरिफ का आगाज हुआ, मतलब ट्रम्प साहब ने टैरिफ बोला, तो एक तरह से यूएस को सोच के बोला। मैं कभी भी इस बात को गलत लेके नहीं जाता हूँ, क्योंकि ट्रम्प अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो अपनी कंट्री के हित के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। और उस हित के बारे में बात कर लेते हैं। उनका हित उनकी कंट्री के लिए ये है कि जो 36 ट्रिलियन डॉलर का लोन लेकर के ट्रम्प साहब अपने कार्यकाल स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम उन्होंने यही सोचा कि किस तरह से हम अपने कंपनी की जो इकोनॉमी है उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की बात कही। उस टैरिफ बढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जब उन्होंने देखा कि इंपोर्ट उनकी कंट्री बहुत कर रही है, एक्सपोर्ट कम कर रही है। और एक्सपोर्ट क्यों कर रही है, कम कर रही है? बिकॉज उनके पास में मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ हुआ करती थी पहले, कई 100 सालों पहले, वो नहीं है, वो कम हो गई हैं। क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो बाहर की कंट्रीज में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन करवा रहे हैं, और वहाँ से फिर वही प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वो ट्रम्प जो है वापस रीस्टार्ट करना चाहते थे अपने कंट्री में, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सके। मतलब जो प्रोडक्शन जो है वो बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय प्रोडक्शन उनके इन हाउस हो, उनके इन कंट्री में हो। तो इस तरह से उन्होंने बहुत मीटिंग्स किया बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ में, उनके साथ में बहुत सारे कमिटमेंट्स लिए। लेकिन इन सब चीज़ को होने में टाइम लगता है। इसके बीच में टैरिफ लगाने का मुद्दा इसीलिए आया क्योंकि जब आप उन्होंने यही सोचा कि जब मैं टैरिफ लगा दूंगा तो हमारे कंट्री के लोग, जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट के बेस पे आगे अपने बिजनेस को चला रहे हैं, या जो उनके कंज्यूमर है, उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर है, जो लोग इंपोर्ट करके अपने मार्केट बना के रखे हैं यूएस में, अगर उनके पास में माल नहीं पहुंचेगा या महंगा पहुंचेगा तो नीचे भी रिटेलर जो है उनको भी महंगा मिलेगा। इस केस में क्या होगा कि जो भी बिजनेसमैन है यूएस में,
वो इंपोर्ट करने के बजाय सेम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। तुरंत कोई नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए 5 साल 10 साल का भी समय लग सकता है। तो प्रोडक्शन जब स्टार्ट कर देंगे तो उनका जो कॉस्ट होगा, जो जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी कंट्री में, वो रिटेलर्स को थोड़ा कम दाम में जाएंगे। तो अब क्या होता है, ये सारी सोच थी टैरिफ बढ़ाने के पीछे। ये टैरिफ के बढ़ाने के पीछे बिल्कुल सोच नहीं थी कि वो किसी को परेशान करने वाले हैं, लेकिन बिकॉज ये ट्रम्प है, उन्होंने अपना दबदबा दिखाने के लिए, जैसे कि कहा जाता है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, वो दिखाने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा अपना दबदबा ही खत्म कर दिया एक तरह से। मतलब सारी की सारी कंट्रीज इनके अगेंस्ट हो गई। जब इन्होंने टैरिफ डालना शुरू किया तो इन्होंने धमका के टैरिफ डालना शुरू किया और सभी कंट्रीज को धमकाना शुरू कर दिया और अलग अलग तरह की शर्तें डालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज जो हैं इनके खिलाफ खड़े हो गए। कोई भी खुश नहीं है, वर्ल्ड में कोई भी खुश नहीं जिसके ऊपर उन्होंने बड़े बड़े टैरिफ्स लगा दिए हैं और उनसे टैरिफ के बेस पे उनके साथ में मनमानी करवा रहे हैं, उनके साथ शर्तें मनवा रहे हैं अपनी। तो ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ में हुआ, लेकिन इंडिया जो है रिक्वेस्ट में वे में टैरिफ कम करने की बात किया। इवन रशिया के साथ में जो ऑयल लिया जा रहा था उसको कम किया उसने, इंडिया ने, केवल और केवल टैरिफ की बात आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद में भी टैरिफ की बात अभी तक अटकी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो टैरिफ के बाद में जो चल रही थी, ये सब कुछ सब कहीं ना कहीं अपने बॉन्ड मार्केट को कम करने के लिए था, अपने इस डेट को कम करने के लिए यूएस करना चाह रहा है। अब सबसे बड़ा जो अभी आज के डेट में सबसे बड़ा जो खतरा मंडरा रहा है, जो अगला हमारी पड़ने वाली है, क्रैश आने वाला है, वो एक कंट्री को माना जा रहा है रीजन, वो है जापान। जापान इस वक्त यूएस का करीब करीब 30 से 40% जो है ये डेट रखती है, सॉरी बॉन्ड रखती है। और जिस तरह से अभी जापान में चल रहा है, वहां पर अभी चाइना से उनका जापान का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से, और उसका प्रॉब्लम होने का रीजन है क्योंकि जो जापान है, जापान ने ताइवान को सपोर्ट किया कि अगर चाइना उनके बॉर्डर पे जाता है, ताइवान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो जापान अपने सबमरीन वहां लगाएगा और उनके चारों तरफ उनको सपोर्ट देगा। जिसकी वजह से चाइना ने अभी हाल फिलहाल में क्या किया कि उनको उनके पास में वो सारे मिनरल्स देने बंद कर दिए और वो सारे प्रोडक्ट देने बंद कर दिए, जिससे कि जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ जाएगी। तो जैसे कि बैटरी रिलेटेड कोई चीज़, मिनरल्स है, वो बंद कर दिया। तो चाइना ने इस तरह से बैन लगा दिए, सैंक्शन लगा दिए एक्सपोर्ट पे। जो प्रोडक्ट से उनका कंट्री चलती है, जापान पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चलता है, वो उस पर पूरा बैन लगा दिया, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो गई जापान में। और जापान का अगर ये सिस्टम बना रहा और जापान कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका और कम होता चला गया, तो कहीं ना कहीं डेट जो है उसके लिए बहुत बड़ा भार बन जाएगा। और अगर किसी भी हालत में रीपेमेंट की बात में पीछे हट जाता है जापान, तो वहां पर सबसे बड़ा क्रैश आने का चांस बनेगा, क्योंकि जापान के पास एक आखिरी जो सिचुएशन बनती है वो बॉन्ड बेचना होगा। वो 10 ट्रिलियन के जो बॉन्ड्स उन्होंने रखे हुए हैं, या फिर और जो भी डेट्स के तरीके उन्होंने रखे हुए हैं, वो यूएस के बॉन्ड्स को बेचेंगे, पैसा बनाएंगे, और जिसकी वजह से ये आपको क्रैश मार्केट में देखना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा यूएसए है, यूएसए भी इतनी जल्दी एक साथ पैसे रीपे नहीं कर सकता किसी भी कंट्री को, अगर सारी की सारी कंट्रीज जो है यूएसए के खिलाफ खड़ी हो जाए। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड मार्केट था जिसके बारे में आज आपने समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊं और जो आपके स्किल्स में थोड़ा बढ़ावा कर सकें, और मार्केट में अगर आप हैं तो मार्केट में भी आपको अच्छे सुझाव मिल सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।